हेलो दोस्तों, आज का स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो फाइनली अपन आ चुके हैं एक वीडियो में। वीडियो है गाइस आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन का। ठीक है, 15 क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये जो मेन टारगेट हम कर रहे हैं दिसंबर में, ठीक है, क्या है, दिसंबर में हमारी जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, किसकी आ रही है, यूपी पुलिस की हमारी वैकेंसी आ रही है। ये हमारी जो होंगी 40,000 प्लस। कितनी होंगी? 40,000 प्लस। इसमें कौन कौन शामिल होगा? इसमें मेरा कांस्टेबल शामिल होगा। ठीक है, क्या शामिल होगा इसमें? यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई और जेल वार्डन। ठीक है, तो ये इसमें 3-4 वैकेंसी है जो शामिल होंगी। तो इन सभी के लिए, इन सभी में हमें बेस्ट स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है। इस चीज़ के लिए हम क्या लेके आए हैं, ये क्वेश्चंस की सीरीज। और गाइस में जो कंप्लीट जीके है ना, ठीक है, उसको मैं पूरा टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ। बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। जैसे हिस्ट्री अलग, पॉलिटी अलग, ज्योग्राफी अलग, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सेटलमेंट तरीके से शुरू करने वाला हूँ मैं। क्वेश्चन वाली सीरीज कंटिन्यू चलेगी जैसे मैं चला रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होगा आज का? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज चौहान, है ना, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? का दरबारी कवि, ठीक है, दरबारी कवि कौन था, ये मुझे बताना है आप लोगों को। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, उसका ऑप्शन नंबर हो जाता है, देखिए, बाणभट्ट। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखिए, रामानुज। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा चंद्रवरदाई। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाता है गाइस आपके सामने, क्या हो जाता है यहाँ पर? हरिहर। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। अब देखिए, मैं आपको इसका बहुत अच्छे से सॉल्यूशन कराऊंगा। सॉल्यूशन इसका कैसे करूंगा? पृथ्वीराज चौहान आया है, आपको पता है दिल्ली पर इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक राज किया था। और जब ये हारे थे, मोहम्मद गोरी ने इनको हराया था, तो उसके बाद जो हमारा मुस्लिम समुदाय है उसकी बहुत बड़ी जीत मानी जाती है जब ये हार जाते हैं। तो इनके जो दरबारी कवि थे, ठीक है, वो कौन थे? तो वही यहाँ पर जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं चंद्रवरदाई। कौन हो जाते हैं? चंद्रवरदाई जो है इनके दरबारी कवि हो जाते हैं। अब देखिए, चंद्रवरदाई जी ने इनके ऊपर एक किताब लिखी है, उसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है उसका? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, उसका नाम है। अब ये जो पृथ्वीराज रासो है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, याद रखिएगा। इस पृथ्वीराज रासो से ये क्या है? हिंदी का पहला, ठीक है, ये क्या कहलाता है? हिंदी का पहला महाकाव्य कहलाता है। ठीक है, हिंदी का जो पहला महाकाव्य कहलाता है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है पृथ्वीराज रासो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद हरिहर कौन है? तो देखिए, ये क्या है? कन्नड़ कवि हैं। क्या है? एक कन्नड़ कवि है हरिहर। हरिहर कौन है? कन्नड़ कवि है हरिहर। ठीक है, याद रखिएगा गाइज, एक टॉपिक के बारे में आप लोगों को 3 चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। मतलब कहीं से भी कुछ भी निकाल दो, बस पता होनी चाहिए, तभी आप लोगों का अच्छा स्कोर हो पाएगा। देखो, चंद्रवरदाई हो गया, पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और ये हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। बाणभट्ट कौन थे? तो बाणभट्ट देखिए, बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन क्या? हर्षवर्धन कौन था? वर्धन वंश का एक राजा था, प्रभाकर वर्धन उसके पिता थे। तो अब देखिए, इन्होंने भी 2 किताबें लिखी हैं। पहली इन्होंने लिखी है हर्षचरित। क्या लिखी इन्होंने? पहली हर्षचरित इन्होंने लिखी है। और दूसरी जो इन्होंने लिखी वो लिखी कादम्बरी। ठीक है, क्या लिखी है? कादम्बरी। तो इन्होंने भी 2 किताबें लिखी हैं, काफ़ी फेमस थे ये बाणभट्ट जो थे। ये भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब देखो गाइस, अब बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी और कादम्बरी लिखी है। और अब आप लोगों को मुझे ये बताना है, देखिए, पृथ्वीराज चौहान का जिक्र जब आया है तो इनसे रिलेटेड कौन सा युद्ध हुआ था? तो इनके रिलेटेड में 2 युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1191 में, एक होता है 1192 में। ठीक है, एक साल का इसमें अंतर था। तो ये हो जाता है, देखिए, तराइन का पहला युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध था, मतलब कि जो पहला युद्ध था वो कब हुआ था? 1191 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो इसमें क्या हुआ था? जो गोरी था ना, है ना, जो मोहम्मद गोरी था, ये तो गया था इसमें हार, इसमें इसका हार हो गई थी। और जो हमारा पृथ्वीराज चौहान थे, इनकी क्या हो गई थी इसमें? पृथ्वीराज, इसमें हो गई थी जीत पहले वाले युद्ध में। ठीक है, तो इसको माफ़ कर दिया था, गोरी को इन्होंने क्या कर दिया था? माफ़ कर दिया था, जैसा कि हम सालों से करते आए हैं। तो कहा जाता है कि भारत का जो दिल है वो काफ़ी बड़ा है। तो हमने गोरी को माफ़ कर दिया कि जाओ, हम जिसके पास हथियार नहीं होते उस पर हाथ नहीं उठाते, हमने इसको छोड़ दिया। लेकिन ये ठहरा गौरी मुस्लिम समुदाय, तो इसने क्या किया? 1192 में ये फिर से भारत पर आक्रमण करता है। और इसके साथ इस बार
काफ़ी सारे हिंदू राजा भी हो जाते हैं, जिस वजह से पृथ्वीराज चौहान कमज़ोर पड़ गए। और कमज़ोर होने के बाद ये जो है 1192 का तराइन का जो युद्ध था वो जीत जाता है। तो जो गौरी है ये क्या है, जीत गया, ठीक है। और जो मेरा यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान है ये हार जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान जब यहाँ पे हार गए, ठीक है, चौहान हार जाते हैं, तो गाइज अब ये इसकी सबसे बड़ी गलती पता क्या होती है मोहम्मद गौरी की, ये इनको तुरंत नहीं मारता, ये ले जाता है इनको अपने दरबार में, है ना, गौरी इनको अपने दरबार में लेके जाता है। और ये जो है इतने बड़े धनुष विद्या में निपुण थे बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने क्या किया था कि जब गौरी अपने सिंहासन पर बैठा था, तो जो इनके साथ में गया था, इनका जो सेनापति था या जो भी था, मुनीम, उसने कहा था कि गौरी बिल्कुल तुम्हारे सामने है। तो इसने इन्होंने बाण चलाया था अंधी आंखों से, इसने इनकी आंखें जो है वो निकलवा दी थी, तब भी इसने गौरी को मार दिया था इन्होंने। तो ये इतने महान राजा थे पृथ्वीराज चौहान। अक्षय कुमार की मूवी भी आई है अभी इसके ऊपर, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तराइन में हुआ था। और गौरी की इसमें हार हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत हुई थी। और दूसरा युद्ध 1192 में होता है, गौरी की इसमें जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, हरिहर कौन है, कन्नड़ कवि हैं, चंद्रवरदाई, इनके दरबारी कवि थे पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखी है। और हिंदी का पहला महाकाव्य क्या कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, ठीक है। बाणभट्ट, हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक इन्होंने लिखे थे। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, एक इन्होंने लिखा है कंटका, है ना, क्या लिखा है वो, कंटास शास्त्र है शायद, इन्होंने कंटास शास्त्र है, नहीं चंडिका शास्त्र है वो, कंटास नहीं चंडिका शास्त्र, ठीक है। इन्होंने चंडिका शास्त्र भी लिखा है, चंडिका शास्त्र। और एक लिखा है इन्होंने पार्वती, है ना, एक इन्होंने पार्वती। तो ये इन्होंने 3-4 जो यहाँ पर ग्रंथ है वो लिखे हैं, पार्वती परिणय है ये, पार्वती परिणय, ठीक है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारी चीज़ें आ रही है ना बोर्ड पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ठीक है। तो चलिए, तो गाइस ये था मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। दूसरा को देखिए क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। कादम्बरी जो चंद्रवरदाई बाणभट्ट थे उन्होंने क्या क्या लिखा था, चंडिका शास्त्र, पार्वती परिणय और हर्षचरित्र और कादम्बरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि जो मेरा हर्षवर्धन थे, आगे ना क्वेश्चन देखो, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे हम यहाँ पे। क्या है ऑप्शन, दरबारी कवि नहीं, इसकी राजधानी मुझे बतानी है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी। एक मिनट गाई, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, हर्षवर्धन की राजधानी, ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो मुझे यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए अब इसकी मुझे राजधानी बतानी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता है, कन्हेरी, कुशीनगर, कन्हेरी। ऑप्शन नंबर बी है कुशीनगर, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है बेलूर। एंड ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ पर, देखिए क्या है वो मेरा, कन्नौज। चलिए अब देखिए, हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। एक गुप्त वंश के बाद, ठीक है, गुप्त वंश के बाद एक भारत में एक वंश का वंश आता है जिसका नाम था वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश। तो याद रखना क्या नाम था उसका, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति, या हम उसको वर्धन वंश भी कहते हैं, ठीक है, वर्धन वंश। अब वर्धन वंश में क्या था कि इसके जो संस्थापक थे, है ना, वो इसके पिता थे, कौन थे वो, प्रभाकर वर्धन, ठीक है। कौन थे वो, प्रभाकर वर्धन। अब देखिए प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र थे, कौन कौन से थे। नंबर 1 पर आ जाता है मेरा हर्षवर्धन, ठीक है। और नंबर 2 पर आ जाता है मेरा यहाँ पर राजवर्धन। एंड नंबर 3 पर है, इनकी एक पुत्री भी थी राजश्री, जो हर्षवर्धन की बहन थी, ठीक है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना। पुष्यवती वंश था, प्रभाकर वर्धन इसके सबसे शक्तिशाली राजा थे, संस्थापक थे। हर्षवर्धन, राजवर्धन और राजश्री, इनके 3 बच्चे थे। राजवर्धन सबसे बड़ा पुत्र था, ठीक है, राजश्री उनसे छोटी थी और जो हर्षवर्धन सबसे छोटे पुत्र थे। तो अब राजश्री का विवाह कर दिया जाता है किसके साथ में, एक कन्नौज के राजा थे, ठीक है, कन्नौज के राजा से देवगुप्त, ठीक है। तो यहाँ पे है कन्नौज और यहाँ पर हो जाता है बंगाल, ठीक है। और इनकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या करा कि कन्नौज के राजा थे जिससे राजश्री का विवाह करा दिया, ठीक है। क्या करा दिया, राजश्री का इन्होंने यहाँ पर विवाह करा दिया। लेकिन देवगुप्त जो था, देवगुप्त ने राजश्री के जो पति थे उनको मार दिया, ठीक है। अब राजवर्धन को गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, राजवर्धन राजा था, राजवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया, ठीक है। सुनते रहना, राजश्री के पति को देवगुप्त ने मारा,
देवगुप्त को राजवर्धन ने मारा, और राजवर्धन के बाद राजश्री उसे मिली नहीं, जंगलों में भाग गई थी। तो फिर क्या होता है, हर्षवर्धन आता है। ठीक है, ये अब देखो राजवर्धन कैसे मरा, तो बंगाल का एक राजा था शशांक। कौन था, शशांक एक बंगाल का राजा था। ये देवगुप्त का बहुत ज़्यादा मित्र, देवगुप्त क्या था, इसका मित्र था। देवगुप्त क्या था, इसका मित्र था। ठीक है, तो अब जब राजवर्धन ने इस देवगुप्त को मारा तो इसे गुस्सा आया, और इसने क्या करा, राजवर्धन को मार दिया। इसने क्या करा, राजवर्धन को मार दिया। ठीक है, तो राजश्री जंगलों में भाग गई थी। तो शशांक ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोधि वृक्ष। ठीक है, क्या है, बोधि वृक्ष जो है वो किसने कटवाया था। यहाँ से क्वेश्चन है कि बोधि वृक्ष जो है वो किसने कटवाया था, तो वो शशांक ने कटवाया था। बंगाल का एक राजा था जिसका नाम था शशांक, तो इसने क्या करा था, बोधि वृक्ष को कटवाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर राजवर्धन की हत्या हो जाती है, राजश्री जंगलों में भाग जाती है ना। तो अब ये क्या करता है, हर्षवर्धन सबसे पहले राजा बनता है। ये राजा बन के, इसकी राजधानी थानेश्वर थी, थानेश्वर से कन्नौज में लेके आता है। अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में किसने शिफ्ट की थी, हर्षवर्धन ने शिफ्ट की थी। इसके दो ही उद्देश्य थे, पहला कि राजश्री को ढूंढना, ठीक है, और अपने जो साम्राज्य है उसका अच्छी तरीके से संचालन करना। खूब अच्छे से इसने संचालन करा अपने पूरे के पूरे साम्राज्य का। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि शिलादित्य जो है वो किस राजा को जाना जाता है, तो शिलादित्य के नाम से इसे जाना जाता है, हर्षवर्धन को। ठीक है, शिलादित्य याद रखिएगा, शिलादित्य राजा कौन था, हर्षवर्धन था। और इसी के शासनकाल में, है ना, 629 ईस्वी में लगभग चीनी यात्री था वेनसोंग, चीनी यात्री था वेनसोंग, जो इसके शासनकाल में आया था। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी, वो पढ़ाया भी उसने, काफ़ी सारे ग्रंथ यहाँ से लेके चला गया था वो, मतलब क्रांति से ला दी थी उसने एक तरीके से, ऐसा कहा जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में ये पढ़ा भी था और पढ़ाया भी था। तो इसके शासनकाल में कौन आया था, वेनसोंग आया था, चीन थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पे थे, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी सबसे पहले थानेश्वर थी। ठीक है, क्या थी, थानेश्वर। उसके बाद इसने कहाँ पर शिफ्ट कर दी थी, कन्नौज में इसने शिफ्ट कर दी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन की। ये समझ में आ गया आपको सारी चीज़ें। अब कुशीनगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। कुशीनगर में क्या हुआ था, जो महात्मा बुद्ध थे, क्या थे, जो महात्मा बुद्ध की क्या हुई थी, यहाँ पर मृत्यु हुई थी, और यहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध का एक भव्य मंदिर बना हुआ है। कभी समय लगे तो जाना, बहुत अच्छा, मतलब आपको फीलिंग आएगी। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम अपना मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा व ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी है गंगा व सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी है घाघरा व यमुना। एंड ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, गंगा व सरस्वती। ठीक है, ये तो हो गया घाघरा व गंगा। ठीक है, अब देखिए बात कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो उत्तर वैदिक काल में भी हम नदियों की बात कर रहे हैं कि नदियाँ यहाँ पर कौन सी हैं, कौन सी थी, मतलब ये मुझे पूछा है। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करो, तब तक मैं आपको इन नदियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले पकड़ लेते हैं गंगा को। गंगा क्या है, ठीक है, तो गंगा के बारे में आपको बता दूं, ये क्या है, सबसे बड़ी नदी है पूरे भारत की। क्या है, ये सबसे बड़ी नदी है, और इसकी जो लंबाई है वो 25 किलोमीटर है। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है ये, तो गंगोत्री से शुरू होकर के, ठीक है, कहाँ से, गंगोत्री से शुरू होकर के ये बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में जा कर के ये गिर जाती है, गंगोत्री से शुरू होती है। गंगोत्री कहाँ पर है, उत्तराखंड में ये है। ठीक है, उसके बाद गंगा की अगर बात करते हैं
गंगा के किनारे पर कई सारे शहर स्थित हैं, जैसे कि हरिद्वार स्थित है, ठीक है, और हमारा जो कानपुर है गंगा के किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो ये काफ़ी सारे शहर है जो गंगा के किनारे पर स्थित है। इसको जो भारत की है ये सबसे ज़्यादा पवित्र नदी मानी जाती है। कौन सी? गंगा। ये क्या है? पवित्र नदी मानी जाती है। कौन सी? गंगा, ठीक है, पवित्र नदी। कहा जाता है कि गंगा का जो जल है वो कभी ख़राब नहीं होता। इसको अगर आप पैक करके रख लो किसी बोतल में तो ये कभी ख़राब नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, और ये बात सच भी है। उसके बाद देखिए बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र की। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? सर ये जो निकलती है ये निकलती है कहाँ से? मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील। चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए हम थे गंगा नदी के बारे में मैंने आपको पूरी बातें बता दी थी, जो भी आप लोगों ने यहाँ पर मेन पॉइंट जो थे मैंने बता दी थी। और उसके बाद देखिए मानसरोवर झील से क्या निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील से। तो ये मानसरोवर झील है कहाँ पे? तो ये गाइस कहाँ पर है? तिब्बत में है, ठीक है, कहाँ पर है? तिब्बत में है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। और ये जब तिब्बत से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से कहाँ से जब निकलती है तब जो इसका नाम होता है वो नाम होता है इसका सांगपो। क्या नाम होता है इसका? सांगपो, ठीक है। इसको लिखते हैं ऐसे तय सयांग है पै ओ, ऐसे करके इसको लिखते हैं। तो तिब्बत में इसका जब नाम होता है तो क्या होता है? सांगपो इसका नाम होता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे ये बहती है आगे बहती रहती बहती बहती कहाँ चली जाती है? हमारी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या हो जाता है? दिहांग इसका नाम हो जाता है, ठीक है। तो ये अभी कहाँ पर है? तिब्बत में है। ये कहाँ पर है? अभी हाल फिलहाल में तिब्बत में है। उसके बाद ये दिहांग ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद ये चली जाती है कहीं बांग्लादेश में। कहाँ पर चली जाती है? ये बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। और बांग्लादेश में जाकर के इसका जो नाम हो जाता है, ठीक है, बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना, ठीक है। तो बांग्लादेश में जब ये पहुँचती है इसका नाम हो जाता है जमुना। फिर ये वापस आती है, वापस आती है असम में, ठीक है, असम में। तो असम में इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब गाइस ब्रह्मपुत्र इसका नाम हो जाता है। अब देखिए तो यहाँ से हमारी जो नदी निकलती है कौन सी? ये जो गंगा नदी है ना, गंगा, ठीक है, गंगा नदी इधर से जाती है। कहाँ से जाती है? इधर से जाती है, ठीक है। और उधर से कौन सी आती है? इधर से आती है जमुना। कौन सी आती है? जमुना, ठीक है। तो असम में तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है। तो अब देखिए उधर से इधर से जाती गंगा और इधर से आती जमुना। तो बांग्लादेश में गंगा को भी पद्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है, ठीक है। तो उधर से जमुना आई और इधर से होगी मेरी पद्मा, ठीक है, उधर से क्या होगी? पद्मा। और जब ये दोनों नदी आपस में मिल जाती हैं तो ये क्या कहलाती है? मेघना। क्या कहलाती है? ये मेघना कहलाती हैं, ठीक है। समझ में आई आपको बातें? नहीं चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं दोस्तों? ठीक है, चलिए तो क्लियर। चलिए तो देखिए तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है, सांगपो कहलाती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहलाती है। बांग्लादेश में जमुना, और इधर से जमुना आती है और इधर से पद्मा जाती है। तो दोनों मिलकर क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है, ठीक है। तो ये था मेरा इसका मैप ब्रह्मपुत्र का और गंगा का, ठीक है। घाघरा के बारे में बात कर लेते हैं कि घाघरा को हम यहाँ पे क्या क्या बोलते हैं? घाघरा को इसका जो एक उपनाम है घाघरा नदी का जो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी कहाँ से निकलती है? ये भी मानसरोवर से निकलती है, ठीक है, ये भी मानसरोवर से ही निकलती है। और ये 12मासी नदी है। 12मासी का मतलब ये होता है कि 12 महीने नदी बहती है, ठीक है। और इसका एक फेमस नाम है, इसको मैं करनाली नदी के नाम से भी जानता हूँ, ठीक है, करनाली नदी। तो करनाली नदी के नाम से किसका नाम है? तो घाघरा नदी को हम करनाली नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक। यमुना के बारे में बात कर लें। देखिए यमुना जो है, यमुना ये गंगा की सबसे बड़ी दूसरी प्रवाह के अनुसार बात कर रहे हैं हम, बहने के अनुसार दूसरी सबसे बड़ी नदी है। वैसे अगर लंबाई के अनुसार बात करें तो पहली है, ठीक है। अब देखो तो ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है, यमुनोत्री से निकलती है। और जो हमारे दिल्ली है, जो भारत की राजधानी है, क्या है? दिल्ली, वो इसके किनारे पर स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसके किनारे पर स्थित है। और जो फेमस है ना ताजमहल, ठीक है, ये भी यमुना के किनारे पर ही स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल की जो प्रमुख नदियाँ वो कौन सी हो जाती हैं? गंगा और सरस्वती हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। मैंने सारी नदियाँ आपको बारे में बता दी हैं, ठीक है। चलिए तो अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। मेरा डस्टर किधर गया? भाई ये रहा, चलो ठीक है, समझिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 मेरा इधर लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने इधर लिख दिया है, ठीक है। करते हैं इनका पोस्टमार्टम। देखिए ये कह रहा है कि सर ऋग्वेद में 1000 से अधिक भजन शामिल है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ऋग्वेद है ये भारत में 4 वेद हैं जो मतलब हमारी सभ्यता को संभाले हुए हैं, हमारी संस्कृति को संभाले हुए हैं। जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। क्या है कि सबसे प्राचीन वेद है, मतलब जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए 1000 से अधिक जो है भजन शामिल है, तो इन भजनों को हम क्या बोलते हैं? जो 1000 से भजन अधिक शामिल है इनको हम बोलते हैं सूक्ति,
क्या बोलते हैं, हम सूक्ति बोलते हैं। अधिक कितने, तो गाइस ये 1028 है। कितने हैं, 1028 इसमें क्या सूक्ति हैं। बात करते हैं सर इसमें मंडल की, तो देखिए इसमें मंडल हो जाते हैं मेरे 10 इसमें मंडल है, ठीक है। और जो इसमें ऋचाएँ हैं, क्या है, जो मेरी क्या है इसमें, जो इसमें ऋचाएँ हैं गाइस वो हो जाती हैं 10,462, ठीक है। 10,462 क्या है इसमें ऋचाएँ हो जाती हैं। और जो इस वेद को पढ़ता है, ठीक है, जो जैसे हम अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट कहलाते हैं। आज के समय में जो पढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं। लेकिन जो इस वेद को पढ़ता है, ठीक है, पढ़ने वाले को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं होत्र। क्या बोलते हैं, उसे हम होत्र यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन कि इसका उपवेद कौन सा है, ठीक है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, वो है आयुर्वेद। कौन सा है, आयुर्वेद जो है वो इसका उपवेद हो जाता है, ठीक है मित्रों। चलिए अब इसमें अगर बात करते हैं तो इसका जो 10 मंडल कितने हो जाए, 10। तो इसका जो 10वां मंडल है, ठीक है, जो क्या है इसका 10वां मंडल है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था, उसका नाम था वामन अवतार। क्या था, वामन अवतार। तो 10वें मंडल में क्या था, वो वामन अवतार इसी में शामिल था, ठीक है। वामन अवतार जो था वो इसी में शामिल था, ठीक है। तो 10वें मंडल में वामन अवतार शामिल था। उसके बाद देखिए, जो याद रखिएगा, उसके बाद क्या है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाता है। दूसरा वेद जो आता है इसके बाद में वो आता है यजुर्वेद। क्या आता है, यजुर्वेद आता है, ठीक है। इसके बाद में फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है मेरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, और अथर्ववेद, ठीक है। एंड जब चौथा आ जाता है ऋग्वेद होता है, एक सामवेद होता है, ठीक है। तो ये भाई 4 वेद हैं जो मेरे सबसे प्राचीन वेद हैं और इन्हीं से हमें सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ऋग्वेद में 1000 से अधिक भजन शामिल क्या बोलते हैं, सूक्ति बोलते हैं। मंडल इसमें 10 है, ऋचा इसमें 10 है, 462 है। पढ़ने वाले को होतर कहते हैं। उपवेद इसका आयुर्वेद है। 10वां मंडल जो कृष्ण जी के वामन अवतार से संबंधित है। और हाँ, यहाँ से क्वेश्चन और पूछा था, बहुत जरूरी है, वो जो गायत्री मंत्र है, ठीक है, जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। ये सावित्री द्वारा भगवान सूर्यदेव को समर्पित है। ये कौन सा, गायत्री मंत्र, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इसको आप नोट कर लो। अब देखो इस पे आते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। अब देखिए जैन धर्म आया है भारत में, कई सारे धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है ना। तो ये 4-5 धर्म है जो भारत में है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म ये सब अल्पसंख्यकों में आ चुके हैं ना, जो मतलब एक भारत सरकार ने आंकड़ा जारी किया है। देखो अब जैन धर्म के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले इसके वास्तविक संस्थापक, तो सबसे पहले तो वास्तविक संस्थापक तो जब आएंगे जब इसका हमें संस्थापक पता होगा। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, है ना, कौन है, जो संस्थापक हैं वो कौन है, ऋषभदेव है, ठीक है। वो कौन है गाइस, ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जो है वो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक हो जाते हैं। अब देखो इसमें जो व्यक्ति होते हैं ना उनको तीर्थंकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीर्थंकर। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म का जो पहला तीर्थंकर है वो कौन थे, ऋषभदेव थे, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा ऐसे पूछा जाता है कि सर वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो देखिए वास्तविक की अगर मैं बात करूँगा तो जो वास्तविक संस्थापक है वो हो जाते हैं महावीर स्वामी। कौन है, महावीर, ठीक है। तो महावीर जो है वो वास्तविक संस्थापक है। और ये पहले थे ऋषभदेव, ये थे 24 में, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी थे वो पूर्ण रूप से एक भगवान का रूप थे। तो इसके बाद कोई तीर्थंकर हुए नहीं है, क्योंकि इन्हीं को ही हमने क्या मान लिया था, जो जैन धर्म वाले थे उन्होंने क्या मान लिया था, पूर्ण रूप से सब कुछ मान लिया था अपना। तो महावीर स्वामी जी के बाद में जैन धर्म में कोई भी तीर्थंकर नहीं आया। उसके बाद देखिए बात कर लेते हैं जो मेरा पार्श्वनाथ थे, है ना, और जो नेमिनाथ थे। देखिए तो 23 में जो होंगे, 23 में जो होते 23 में, ठीक है, 23 में पार्श्वनाथ थे, 23 में कौन से पार्श्वनाथ थे तीर्थंकर। और जो 22 में थे वो कौन थे, नेमिनाथ थे, ठीक है। कौन से थे, नेमिनाथ थे। और आप लोग एक और याद रखें दूसरे, तो दूसरे जो थे अजीतनाथ थे। तो गाइस ये आप लोगों को कुछ याद रखने हैं, ठीक है। जैसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी। और इनके संस्थापक कौन है, जैन धर्म का संस्थापक कौन है, ऋषभदेव है। और 22 में कौन है, नेमिनाथ है। और दूसरे कौन है, अजीतनाथ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। महावीर स्वामी से और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा चीज़ें। फिलहाल आप इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आजीविका संप्रदाय को संरक्षण किसने प्रदान किया था, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर आजीविक संप्रदाय को संरक्षण जो प्रदान किया था, ठीक है, तो वो किसने प्रदान किया था, बिंदुसार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने जैन धर्म धारण कर लिया था। क्या कर लिया था इन्होंने, पूरा साम्राज्य अपना त्याग दिया था, सब कुछ त्याग करके इन्होंने क्या धारण कर लिया था, जैन धर्म इन्होंने धारण कर लिया था। जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। बिंदुसार की बात करते हैं तो आजीविका संप्रदाय को संरक्षण इन्होंने ही प्रदान किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार था। बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक था, ठीक है।
अब अशोक के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। अशोक ने गाइस नरसंहार किया था कलिंग में, ठीक है। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो कलिंग में इसने नरसंहार किया था कब? 261 ईसा पूर्व में। अब इसने जब नरसंहार किया था ना, तो पूरी वहाँ पर पूरी तरीके से तबाही मचा दी थी, कुछ भी नहीं छोड़ा था इसने वहाँ पे। तो पूरी दुनिया से घबरा गई थी, इतना ज़्यादा नरसंहार इसने किया था अशोक ने 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो फिर जब इसका एक भतीजा था, ठीक है, इसका क्या था, एक भतीजा था, तो वो बहुत शांत रहता था, एकदम कूल माइंड, उसे कोई टेंशन नहीं होती थी। तो ये उसके पास जाता था, उसे बार बार देखता था कि यार ये इतना शांत कैसे रहता है ना। तो उससे पूछा इसने कि तू इतना शांत रहता कैसे? तो उसने कहा कि महात्मा बुद्ध की शरण में हूँ मैं। इसने कहा ये कौन है? तब जाकर के इसने बौद्ध धर्म को इसने अपनाया था, ठीक है। क्या करा था इसने बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। तो इसके दो पुत्र, एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटे का नाम क्या था? ठीक है, संघमित्रा, और बेटे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन दोनों को इसने क्या करा था? श्रीलंका भेज दिया था प्रचार करने के लिए, ठीक है। अब अशोक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अशोक को हम, जब इसने ये बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, तब इसको हम क्या, किस नाम से जानते थे? देवनाम प्रियदर्शी के नाम से इसको हम जानते थे, ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी। तो देवनाम प्रियदर्शी जो है किससे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है, ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी। उसके बाद बात करते थे कि अशोक जो है वो हमें किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? इस अभिलेख से हमें पता चला था कि अशोक का नाम अशोक है ना, सम्राट अशोक है। तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मास्की एवं जो गुर्जरा अभिलेख थे, वहाँ से हमें पता चलता है कि इसका नाम अशोक था, ठीक है। और जो पुराणों में भी इसका जिक्र है, वह इतना महान राजा था ये कि पुराणों में इसका जिक्र है। पुराणों में हम इसको पता किस नाम से जानते थे? अशोक वर्धन के नाम से इसको हम जानते थे पुराणों में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अशोक के बारे में आपको पता होनी चाहिए थी, जो मैंने आपके सामने लिख दी। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसके संस्थापक थे धर्मपाल, ठीक है। अब धर्मपाल है तो आप समझ जाइए कि कौन सा वंश था ये? पाल वंश था। कौन सा वंश था ये गाइस? पाल वंश था, ठीक है। पाल वंश में अब देखो, ये विश्वविद्यालय में आपको 2-3 लिखवाई देता हूँ। सबसे पहले विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल हो जाते हैं। एक विश्वविद्यालय मेरा यहाँ पर कौन सा? तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है। और एक मेरा हो जाता है नालंदा, ठीक है। कौन सा? नालंदा। तक्षशिला के बारे में आपको पता होगा, ये पूरे विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय था, जो इस समय पर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी कहाँ पर है? रावलपिंडी जिले में, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में ये स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और तक्षशिला के बारे में आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, पूरे विश्व का, ठीक है, विश्व का क्या था ये? विश्व का पहला विश्वविद्यालय था ये, ठीक है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय था कौन सा? तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक। नालंदा की बात करते हैं। तो नालंदा जो था, इसको विध्वंस किसने कराया था? बख्तियार खिलजी था, ठीक है। कौन था? बख्तियार खिलजी ने इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय ये पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें हॉस्टल बना हुआ था, ठीक है। क्या था ये? जिसमें क्या था? हॉस्टल इसमें बना हुआ था। और ये भी क्या था? ठीक है, ये भी एक विश्वविद्यालय था भारत, जो कहाँ पर है? जो क्या बता रहा हूँ मैं? नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। इसमें एक यात्री आया था वेनसोंग, ठीक है। क्या था? वेनसोंग। और जब इसमें आग लगाई गई थी ना, ये आग, तब इसमें 10 लाख किताबें जली थी। समझ रहे हो आप लोग? 10 लाख किताबें इसमें जली थी, समझ रहे हो? तो 1 से 2 बार तो इसका पुनरुद्धार करा गया था, लेकिन तीसरी बार इसका पुनरुद्धार नहीं करा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय जो था। तो गाइस, मार्कर में इनकी भी खत्म हो गई है। तो आज की वीडियो में बस 7 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।